जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने इसी चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे। हमने डिस्कस लास्ट टाइम हमने अपने सीपीयूज़ के अंदर देखा था कि वो कैसे डाटे को प्रोसेस करता है और कैसे उस चीज़ को समझता है। एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कैसे होती है, उसको इनकोड डिकोड कैसे किया जाता है, ये चीज़ें हमारी डिस्कस हो गई थी। हमने एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन पढ़ना है जी, एक स्लाइड हमने रीड करनी है। बूलियन अलजबरा यानी कि एक बाइनरी अरिथमेटिक टाइप के ऑपरेशंस हमारा एलयू परफॉर्म करता है, वो हमने सारे देख लिए थे। बूलियन अलजबरा क्या है, जिसमें हमारे पास एंड और नॉट, ये मैंने बहुत ही शॉर्ट सी स्लाइड्स और बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा है। अगर किसी को यानी कि ज़्यादा शौक हो तो वो बेटा अपनी नेट से खोल के डिटेल पढ़ सकता है, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट के लिहाज में तो ये भी नहीं था, लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी बताई जाए। वी कैन इंटरप्रेट हाई और लो वोल्टेज रिप्रेजेंटिंग ट्रू और फॉल्स। ठीक है जी, वो कहते हैं कि हम हाई और लो वोल्टेज को ट्रू और फॉल्स कहते हैं कि जब सिग्नल की वैल्यू हाई है, जैसे कि हम डिजिटल सिग्नल्स के साथ काम करते हैं कि जब सिग्नल की वैल्यू हाई है तो हम उसको कहते हैं जी ये लो से, और ये हम इसे कहते हैं कि इधर सिग्नल की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ठीक है, और इधर हम कहते हैं ट्रू है। ठीक है, या कभी इधर हम कह रहे होते हैं लो है, ज़ीरो है, इधर है, वन है। तो ये सब चीज़ें वेरिएबल हुज वैल्यू कैन बी आइदर जीरोज और वन कॉल बूलियन वेरिएबल्स। ठीक है, और वो क्वांटिटी वेरिएबल जिसकी वैल्यू जीरो कभी होती है कभी वन होती है, उसे हम बूलियन कहते हैं। एंड और नॉट और बेसिक बूलियन ऑपरेशंस, बेटा ये तीन बेसिक ऑपरेशंस है जो आपका एएलयू ये वाले ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। ठीक है, ये कुछ डिटेल्स है, इसे आपने पढ़ लेना है। एंड इज डिनोटेड बाय डॉट और इज प्लस, एंड नॉट इज ओवर बार, जिसे कम्प्लीमेंट साइन भी कहते हैं, या समटाइम इसे हम नेगेशन साइन के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं। और बाइनरी रिकॉल दैट टू बाइनरी वैल्यूज़ हैव डिफरेंट नेम्स। ठीक है, यानी कि जीरोज़ वन को कभी हम ट्रू फॉल्स कहते हैं, कभी हम ऑन ऑफ कहते हैं, कभी हम यस नो कहते हैं, कभी हम वन एंड जीरोज़ कह रहे होते हैं। तो हम सिग्नल्स के डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं जो आपके पास यहाँ पे हैं। एग्जाम्पल्स इज रीड वाई इज इक्वल टू ए एंड बी, तो ये हमारे पास उसने तीन बेसिक गेट्स हमें डिस्प्ले करवाए हैं, एंड और नॉट। एंड उस वक्त रिजल्ट ट्रू देता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं। एंड जहाँ भी एंड का लफ्ज़ आए इट्स मीन मल्टीप्लिकेशन, एंड जहाँ भी और का लफ्ज़ आए तो इट्स मीन प्लस। एंड नॉट क्या करता है, ये वैसे भी इन्वर्टिबल ऑपरेटर है जो आपके ऑपरेशंस को क्या कर देता है, रिजल्ट्स को इन्वर्ट करता है। ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन, अच्छा जी, ये जो यानी कि हमारे पास बूलियन ऑपरेटर्स हैं, इनकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है। आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर ऑपरेटर प्रेसिडेंस को अच्छे तरीके से देखा होगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है कि द ऑर्डर ऑफ इन विच डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स आर अवेलेबल। ठीक है, कि वो ऑर्डर, वो सीक्वेंस, ठीक है, ऑर्डर किसको कहते हैं, एक सीक्वेंस कहते हैं कि वो सीक्वेंस जिसके अंदर ये सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर एट द सेम टाइम ये सारे ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हों, तो फिर हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे, उसकी तरतीब क्या होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो जैसे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर की ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती है, ऐसे ही हमारे पास ये बूलियन ऑपरेटर्स की भी प्रेसिडेंस है। सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, फिर हम नॉट ऑपरेटर को, फिर एंड को, और एंड पे हम और ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं। पैरेंथेसिस अपीयर्स अराउंड द एक्सप्रेशंस। ओके जी, तो ये एक सिंपल सी बातें हैं जो आपने पहले कई दफ़ा पढ़ी हुई हैं, लेकिन हम सिर्फ इसको रिव्यू कर रहे हैं। कम्यूटेटिव लॉ जी आपने पढ़ा है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी या एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये प्रॉपर्टी होल्ड करे तो हम कहते हैं कि हमारे में, और ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में होल्ड करती है। आइडेंटिटी एलिमेंट ये है कि हम अपने नंबर में कुछ भी मल्टीप्लाई करें या उसमें प्लस करें तो वही वाला नंबर आ जाए, तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। एंड कम्प्लीमेंट आपको पता ही है कि वो आपके पास इन्वर्टिबल रिजल्ट्स होते हैं। देन है लॉजिक गेट्स, द अर्लीस्ट कंप्यूटर स्विचेस वर ऑपरेंट क्लोज बाय मैजिक। बेसिकली ना आपके एएलयू के अंदर जो वर्किंग हो रही होती है वो लॉजिक गेट्स की। अगर आपने डीएलडी पढ़ी है या अभी पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस के अंदर, एक डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन इसलिए पढ़ा जाता है कि लॉजिक गेट्स, उसमें डिफरेंट गेट्स होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट। ठीक है, ये सारे गेट्स आप इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका एएलयू के अंदर बेसिकली ये गेट्स होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, इनपुट ले रहे होते हैं और आपको आउटपुट दे रहे होते हैं, जिनकी फॉर्म कुछ इस तरह से होती है। आगे मैंने उसकी शक्ल भी दिखाई है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, इस स्लाइड में अगर आप इसकी शक्ल देखें तो यहाँ पे अगर देखें कि आपके पास क्या हो रहा होता है, इंस्ट्रक्शन जब फैच होके आती है तो किसी इंस्ट्रक्शन की क्या होती है, दो इनपुट्स होती हैं और इसकी एक आउटपुट होती है। ठीक है, अब वो इंस्ट्रक्शन एंड की होगी तो एंड गेट चलाएगा, और की होगी और चलाएगा, नॉट की होगी नॉट चलाएगा। ठीक है, नॉट में देखें एक ही सिंगल इनपुट है, उसको रिवर्ट करता है, जैसे हमने कम्प्लीमेंट में किया, 0 को 1 में, 1 में 0। ठीक है, तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली हमारे पास।
इनको आप लोगों ने जो है वो देख लेना है, जो हमने पहले कई दफ़ा यहाँ पढ़े हुए हैं। तो ये मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों को ये भी कुछ मटेरियल्स ये आपके पढ़ने के लिए, आपने इससे पढ़ना है और प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी अपनी मेमोरी के ऊपर। कंप्यूटर प्रोसेस डेटा का हम टॉपिक स्टार्ट कर रखा था हमने, और उसी के हम मूव कर रहे हैं कि मेमोरी क्या है। मेमोरी भी एक कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक कंपोनेंट है, ठीक है, जिसे हम रैम कहते हैं। मेमोरी हमारे पास दो तरह की होती है जी, एक हमारे पास होती है परमानेंट मेमोरी, ठीक है जी, और एक हमारे पास होती है नॉन परमानेंट, ठीक है। नॉन परमानेंट और परमानेंट में डिफरेंस ये है कि परमानेंट मेमोरी जो है ये हमारे डाटे को सेव रखती है लेटर यूज़ के लिए, कि अगर फ्यूचर में हमें कभी भी उस डाटे की ज़रूरत पड़े तो हम उस मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से अपना जो डाटा है उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉन परमानेंट में ये है कि ये कैलकुलेशंस के लिए डाटे को होल्ड करती है, लेकिन जैसे ही इसकी स्टेट चेंज होती है, फॉर एग्जांपल इसकी स्टेट ये थी कि इसके से करंट फ्लो कर रहा था, तो ये डाटा को ऑक्यूपाई किए हुए थी। जैसे स्टेट चेंज हुई मीन्स इसमें से करंट फ्लो करना डिस्टार्ट हुआ, तो ये क्या कर देती है, ये सारे के सारे डाटे को लॉस कर देती है। तो इसलिए हम इसे नॉन परमानेंट डाटा कहते हैं। तो ये हमें पता है कि हम जब भी मेमोरी का नाम लेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, हम रैम की बात करेंगे, जिसकी शक्ल आपको सामने दिखाई दे रही है। ये कुछ बॉक्सेस काले काले से बने आ रहे हैं, ये बेसिकली फ्रेम्स हैं, इनके अंदर डाटा पेजेस में स्टोर होता है। ये सारी कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं। मेमोरी स्टोर्स ओपन प्रोग्राम्स एंड डाटा, स्मॉल चिप्स ऑन मदरबोर्ड। ये छोटी छोटी चिप्स आपको पता है, रैम अगर किसी ने देखी हो, ऑलमोस्ट लोगों ने देखी होगी, नहीं तो आप सामने देख लें। ये एक छोटी सी चिप होती है जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगती है, और ये भी लाइक यूर यूएसबीज फ्लैश ड्राइव्स, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है कि आपकी यूएसबीज जो है वो परमानेंट स्टोरेज है। रैम जो है वो फिर लगाई क्यों, ये भी हमने बात पढ़ी थी कि रैम ही क्यों लगाई, डिफरेंट मेमोरी लेवल्स क्यों यूज़ किए, स्पीड अप प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि प्रोसेसर बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो वो रजिस्टर यूज़ करता है। फिर रजिस्टर से अगर उससे डाटा ना मिले तो फिर उसे मेमोरी तक आना पड़ता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने सारी देखी थी। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी। हमें पता है कि होल्ड डाटा व्हेन पावर इज ऑफ, रीड ओनली मेमोरी, रोम होल्ड इंस्ट्रक्शन नेसेसरी फॉर कंप्यूटर स्टार्टअप बैकअप्स। अच्छा जी, ये इसमें नॉन वोलेटाइल में ना दो मेमोरीज आती हैं। एक इसमें यहाँ पे रोम का जिक्र कर रहा है, रीड ओनली मेमोरी, कि जिस पर आप कुछ राइट नहीं कर सकते, पहले से कुछ प्री इंस्ट्रक्शन पड़ी होती हैं। देखें, जब ना आपका कंप्यूटर ऑन होता है ना, तो एक यानी कि जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपका जो सिस्टम है ना वो कहाँ से रन करता है, बायोस सेटअप से। बायोस क्या होती हैं, आपके सिस्टम की बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या करती हैं, जैसे ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, जो आपकी विंडो है वो लोड बाद में होती है, समझ आइए। ये जो बायोस हैं ये आपकी राइट होती हैं इस मेमोरी चिप के ऊपर, जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, रोम। जैसे ही कंप्यूटर को पावर मिलती है, मदरबोर्ड के अंदर करंट आता है, तो ये एक टेस्ट परफॉर्म करती है बायोस, ठीक है। आप तो ये फील भी नहीं होता, क्योंकि आप जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं स्क्रीन एक ब्लैक स्क्रीन आती है, उसके बाद विंडो लोड होना शुरू हो जाती है, विंडो का आइकन आ जाता है। लेकिन उसके बिहाइंड द सीन कहानी ये चल रही होती है कि बायोस क्या करती है, आपके तमाम हार्डवेयर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करती है, आपकी चेक करती है कि आया सारी रैमें ठीक लगी हुई हैं, जितने कंपोनेंट्स इस कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच हैं क्या वो ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी रैम ख़राब होती है, रैम नहीं होती, तो आपको क्या करता है, वो बीप देता है, एक ख़ास किस्म की आवाज़ आती है सिस्टम में से, और रेड लाइट भी ब्लिंक कर रही होती है। मीन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने से पहले, आपकी विंडो को लोड करने से पहले आपका कंप्यूटर ये टेस्ट परफॉर्म करता है, जिसे हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं, कि ये टेस्ट करता है कि भाई मेरे कंप्यूटर इस वक्त मेरे कंप्यूटर के साथ, इस डिवाइस के साथ जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं क्या वो एक्टिव हैं, क्या वो ठीक हैं। अगर वो सारे ओके हैं तो फिर ये क्या करता है, फिर ये अगर ये टेस्ट सक्सेसफुली पास हो जाता है तो फिर आपके पास विंडो का आइकन लोड होना शुरू हो जाता है। तो कभी सोचा है आपने कि ऐसा भी होता है, इसलिए कि कभी हमने इन चीज़ों को नहीं पढ़ा। तो अब सब्जेक्ट हमें कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये हमें ये भी बता रहा है कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो भाई ये स्टार्ट डायरेक्ट नहीं होता, ये क्या करता है, ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करता है। उसका मकसद क्या है कि कंप्यूटर के जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं उनको चेक करता है कि आया कि वो बिल्कुल प्रॉपरली वर्किंग में है। अगर वर्किंग में है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है, और अगर सिस्टम में कोई ख़राबी है तो वो क्या करता है, वो आपको अलार्म करता है, मैसेज करता है कि ये सिस्टम रन नहीं हो सकता क्योंकि इसका एक फ़लाँ हार्डवेयर कंपोनेंट काम नहीं कर रहा। फ्लैश मेमोरी आपको पता ही है, पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, इन्हें हम यानी कि लेटर डेटा यूज़ करते हैं। देन वोलेटाइल मेमोरी बेटा आपके पास जो है वो
रैंडम एक्सेस मेमोरी की उसने आगे सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि ये डाटा होल्ड करती है, ठीक है, इसे हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। और रैम के अंदर एड्रेसेस होते हैं रैंडमली एक्सेसिबल। हाँ, ये बात भी हम पहले कई दफ़ा कर चुके हैं कि रैम के अंदर एक डाटा फॉर एग्जांपल एक जो है वो पेज एक फ्रेम में लोड था। अब अगर देखें मेमोरी लोकेशन के रैंडमली एक्सेसिबल का मतलब क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस था P1, ठीक है ना। अब P1 एक प्रोसेस था, वो रैम के फ्रेम 1 में अपलोड था। अब वो उसने कोई इनपुट आउटपुट परफॉर्म पर करना था ऑपरेशन। हमने आउटपुट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में ये बात क्लास में डिस्कस करी थी, ठीक है, कि उसने कोई यानी कि इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना था, वो चला गया वेटिंग क्यू में, ठीक है, वो लगा हुआ वेटिंग क्यू के अंदर। ओके, अब जब दोबारा वो रैम में लोड हुआ, तब ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोसेस P1 पहले फ्रेम 1 में था तो दोबारा भी फ्रेम 1 में जाएगा, नहीं, दोबारा जहाँ जगह मिलेगी उससे वहाँ पर रैम में लोड कर दिया जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि रैंडमली एक्सेसिबल भी है, रैंडमली एलोकेशन भी इसकी होती है। रीड डेटा यूजिंग एड्रेस, सीपीयू क्या करता है, सीपीयू का कनेक्शन किससे होता है बेटा, आपकी मेमोरी से होता है। कि सीपीयू जब इंस्ट्रक्शन फेच वाला जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वो हम पीछे पढ़ के आए हैं, जब ऑपरेशन फेच करता है यानी कि जब प्रोग्राम काउंटर, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर जब क्या करता है, एड्रेस कैलकुलेट करता है, तो ये किसका एड्रेस कैलकुलेट करता है, ये बेसिकली आपकी रैम की मेमोरी लोकेशन का एड्रेस देता है, और यहाँ से सीपीयू क्या करता है, डाटा उसका फैच करता है। यू कैन रीड एनी एड्रेस कर सकते हैं। रैम कंसिस्ट ऑफ चिप्स, स्मॉलेस्ट, SIM एंड DIM, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने बुक से पढ़नी है। यहाँ पे ये आपकी कंप्लीट बुक के अंदर ये इसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है। यू कैन रीड नाउ एंड एक्सटेंड योर नॉलेज। हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट इफेक्ट कंप्यूटर स्पीड। ओके, देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट इफेक्ट द कंप्यूटर स्पीड, रजिस्टर्स, रैम, कैशे मेमोरी, इंटरनल क्लॉक एंड ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब हम जी नए टॉपिक की तरफ आ गए हैं। हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्लोज हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं कि कंपोनेंट्स इफेक्टिंग द स्पीड, कि कंप्यूटर की स्पीड को कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं। रजिस्टर से इफेक्ट कर सकते हैं, रैम कर सकती है, कैशे मेमोरी कर सकती है, इंटरनल क्लॉक कर सकता है, बस कर सकते हैं। रजिस्टर कैसे, द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर मेमोरीज द रजिस्टर। आपको पता है रजिस्टर कहाँ होते हैं, मैंने बताया सीपीयूज के अंदर भी होते हैं, ठीक है। कैन रिप्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू, द साइज ऑफ रजिस्टर इज आल्सो नोन एज वर्ड साइज, ठीक है जी। नॉर्मल सीपीयूज कंसिस्ट 32 बिट रजिस्टर साइज, ये जो है वो रजिस्टर का साइज जो है वो आपके वर्ड साइज या आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर डिफाइन करता है कि वो कैसा होगा। लार्ज साइज इंडिकेट मोर पावरफुल कंप्यूटर्स, इंक्रीज द परचेजिंग न्यू सीपीयू। अगर आपके पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स अच्छे नहीं हैं तो क्या हो सकती है कि सीपीयू को फिर बार बार डाटा किससे लेना पड़ेगा, जाके रैम से। ओके, अगर आपकी रैम फास्ट नहीं है, आपकी रैम अच्छी नहीं है, सीपीयू स्वैप डाटा टू वर्चुअल रैम, या कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है कि जिसे बार बार सीपीयू को रैम में स्वैप इन करना पड़ रहा है, रैम से स्वैप आउट करवाना पड़ रहा है, सीपीयू का बहुत ज़्यादा टाइम स्वैप इन और स्वैप आउट में इस्तेमाल हो रहा है, तो इस चीज़ में भी वो क्या करेगा। स्वैप इन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम को रन किया, ठीक है, ये आपकी रैम है, ये आपका सीपीयू है, ठीक है, ये आपका सीपीयू है, ये आपकी क्या है जी, रैम। अब मामला ये है कि एक प्रोसेस चल रहा था P1, ठीक है, जो क्या कर रहा है, बार बार इसके अंदर फॉर एग्जांपल 100 इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, ये जी 2 इंस्ट्रक्शन चलाता है, इसको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ जाती है, सीपीयू इसको स्वैप आउट करता है, इसको भेज देता है इसमें डिवाइस क्यू के पास कि भाई यहाँ पे रह के तुम अपना इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, फिर दोबारा तुम्हें मैं पिक करूँगा। तो इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने के बाद दोबारा से रैम में लग जाता है, फिर क्या करता है सीपीयू, फिर पिक करता है, फिर 2 चलाता है, फिर ये इधर फिर चलाता है, यानी कि ये प्रोसेस बार बार सीपीयू से कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, स्वैप इन स्वैप आउट स्वैप इन। या ऐसा है कि आप कोई प्रोग्राम दोबारा रन कर रहे हैं कि आपकी मेन मेमोरी है, आपने एक दफ़ा एक प्रोग्राम रन किया, उसको चलाया, कुछ देर उसके ऊपर काम किया, आपने उसको क्लोज कर दिया, सीपीयू ने स्वैप आउट जाके कर दिया मेमोरी में, दोबारा से आपने रैंडमली फिर उसको चला दिया, फिर उसको दोबारा उसको लेके आना पड़ा, फिर लेके आना पड़ा, फिर लेके आना पड़ा। तो सीपीयू का बहुत ज़्यादा टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में, इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करना, कि सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान, क्योंकि सीपीयू का तो ये एम है ना कि उसने एक वक्त में हर प्रोसेस को किसी न किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। तो जो प्रोसेस बिजी होता है वो उसको छोड़ देता है, अगले प्रोसेस को पकड़ लेता है, जब दोबारा वो रैम में आता है उसको फिर दोबारा पकड़ लेता है। तो इस तरीके से जो है वो, अगर आपकी रैम भी अच्छी ना हो या बार बार सीपीयू को डाटा वहाँ से लेना पड़े, तो फिर भी आपके कंप्यूटर की स्पीड इफेक्ट करती है। इसकी सारी डिटेल जो है
ये इंटरनल क्लॉक्स, बसेस, ये सिस्टम बसेस क्या होती हैं बेसिकली, सम काइंड ऑफ बेटा सिग्नल्स होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को अलाउ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। एड्रेस बस है, डाटा बस, एड्रेस बस, कैशी मेमोरी, this is the one of the most important component and fastest memory and the topest memory level in your computer architecture। टॉपेस्ट नहीं कह सकते, सेकंड लास्ट होता है, सबसे टॉप पे रजिस्टर होता है, रजिस्टर से नीचे आप लोग जिस मेमोरी लेवल की बात करते हैं बेटा वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास कैशी मेमोरी होती है, वेरी फास्ट होती है, सेकंड मोस्ट फास्टेस्ट मेमोरी, ये सेकंड मेमोरी है, लोकेटेड ऑन सीपीयू। ये भी सीपीयू के साथ एम्बेडेड भी होती है, मदरबोर्ड के ऊपर भी होती है, क्योंकि पहले ये नहीं थी। मॉडर्न सीपीयूज में L1 L2, इसी लेक्चर में हम ये L1 कैशे यानी कि जो है वो लगाई गई, L2 लगाई गई, L3 लगाई गई, ये यानी कि विद द एक्सपेंशन पहले ये सीरीज सीपीयू के साथ एम्बेडेड आती थी, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ पे, यानी कि सीपीयू की ये पिक दिखाई थी, ये वाली पहले ना इस तरह की चिप्स के अंदर ही, यानी कि इसी सीपीयू चिप के अंदर ही एम्बेडेड कैशेस आती थी, L1 कैशेस। लेकिन जैसे यानी कि नंबर ऑफ टाइम एक्सक्यूड हुए, यानी कि कंप्यूटर अपडेट हुए, तो फिर ये जो है ना कैशे मेमोरीज, ये L1 L2 कैशे, L3 कैशे भी आना चाहिए, यानी कि मदरबोर्ड के ऊपर भी कैशे मेमोरीज की चिप्स आना शुरू हो गई, ठीक है जी। स्पीड अप प्रोसेसिंग, इसका मकसद सिर्फ यही है, क्योंकि सीपीयू रजिस्टर एक बहुत छोटी मेमोरी है बेटा। रजिस्टर जो है वो एक बहुत ही छोटी मेमोरी है। रिज, ठीक है, रजिस्टर फाइल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हम यूज़ कर लेते हैं कैशे, कैशे। उसके बाद हमारे पास होता है जी रैम। ओके, हो गया। ये डिफरेंट मेमोरी लेवल्स हैं जो मैंने लगा दिए हैं। अब ये है आपका सीपीयू। अब होगा क्या, सीपीयू क्या करता है, रजिस्टर एक बहुत छोटी मेमोरी है, वेरी स्मॉल इन साइज, जो बेसिक कंप्यूटेशन साइज है। जैसे हमने बाइनरी नंबर को 2 और बाइनरी नंबर को 110011 को 11 को ऐड करना है जी, ठीक है। 1101 कैरी 1 रखना है, कहाँ रखना है भी, रजिस्टर में रखेगा भी। इनकी कंप्यूटेशन रिजल्ट्स, वेरी स्मॉल कंप्यूटेशन रिजल्ट्स को तो रजिस्टर स्टोर कर सकता है, लेकिन रजिस्टर बहुत ज़्यादा डाटा होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसका साइज बहुत ही छोटा होता है। तो फिर वो क्या करता है, वो कैशे में डाल देता है, कैशे से लेता रहता है डाटा, क्योंकि ये इससे फास्ट है, ठीक है। इससे कम फास्ट ये है, ये इसे लेता रहता है। फिर इसमें भी जब कैशे भी बहुत छोटी होती है, कैशे भी 4 MB 5 MB 6 MB हर 8 MB 16 MB तक जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। अब ये फिर जब इसको इससे भी काम फुल होता है, फिर वो डाटा इसमें रखता है। किस लिए, आप ये सारी मेमोरी सिर्फ इसलिए लगाई गई कि आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को मैक्सिमम करके आपकी जो आउटपुट है उसको मैक्सिमम बनाया जा सके, ठीक है ना। कि सीपीयू को अगर एक जगह से डाटा नहीं मिलता, वो दूसरे से ज़्यादा है, उससे से मिलता तीसरे के पास जाए, तीसरे से मिलता रैम के पास जाए, मीन्स के सीपीयू को कम से कम फासला ट्रैवर्स करना पड़े डाटा एक्सेस करने के लिए, इंस्ट्रक्शन फैच करने के लिए, ठीक है, ताकि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये सारी मेमोरीज, हायरार्किकल लेवल्स, डिफरेंट आर्किटेक्चर इसलिए लगाए गए कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड को मैक्सिमाइज किया जाए। तो जी ये हमारे पास L1 L2 एंड L3। आखिर में हमारे पास कुछ रिव्यू क्वेश्चन हैं जिन्हें आपने रिव्यू कर लेना है। तो ये जी आपका चैप्टर नंबर 4 इज़ ओवर नाउ। तो ये चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। कहीं भी आप लोगों का एग्ज़ाम हो, आप लोगों के पास यानी क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर में से लाजमी आएंगे। तो ये सारा यानी कि आपके पास चैप्टर मौजूद है, आप इसको यानी कि देखें, इसकी एक्सरसाइज को देखें। तो ये बुक यानी कि जो है आप लोगों के पास है, यू कैन सी एंड नाउ। अगर नहीं है तो इट्स ओके। इस वीडियो के यानी कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक पेस्ट कर दूंगा, जहाँ से आप अपनी इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। मेगा स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ ICT के इस कोर्स में। अल्लाह हाफिज़, सी यू।